Good morning and इनकलाबी सलाम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो को देख लेना। आज का क्लास जो होगा ये फोर्थ वीडियोस होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज ज़्यादा बात करने से पहले टू द पॉइंट आता हूँ, क्योंकि आज बहुत डिटेल में बात करनी है हम लोगों को। और आई होप यू ऑल स्टूडेंट मस्ट बी लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली एंड वेरी रेगुलरली और वेरी क्यूरसली। तो दैट इज़ वाई डियर स्टूडेंट, once again one thing I would like to convey to all of you कि आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लेवल पे बच्चे आकर के सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं, और मुझे बड़ी अंदर से खुशी मिल रही है। और ख़ास करके बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर यू आर यूनिकली जस्ट टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक having lots of responsibility over my soldier, but I am just saving my time for all of you student here. That is why once again I would like to share one share कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। आप जैसा कि जानते हैं, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात कही थी उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। वो ये कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ ब्यूटीफुल नेशन। तो आप इन बातों को जहन में रखेंगे। तो मैं आता हूँ, जैसा कि फिर वंस अगेन आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी न्यू व्यूअर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल, एंड इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज, there is Inqilabi series, so many series will be formed in future, but this series Inqilabi series A और वीडियो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अभी तक जो हो चुका है, आज वीडियो है फोर्थ। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात कर रहा था और बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इम्पोर्टेंट है, और जब तक until and unless you have good command over parts of speech, that means what, you can never just have good command over the English language. That is why each and every part of the sentences or each and every parts of speech, whether may be noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, you must have good command over those very items. And that is why for your convenience I am just providing you, just researching different types of grammars written in the world, and I hope that कि each and every student must be stitching or must be sticking whatever videos I have uploaded up to now. डियर स्टूडेंट, आते हैं हम लोग सबसे पहले वर्ब की बात करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में यानी वीडियो थर्ड में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कही थी और उसमें नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव इनको डिफाइन कर दिया था और डिटेल में समझा दिया था। और मैंने ये कहा था कि एक एक करके फिर हम लोग जब एक एक पर डिस्क्रिप्शन देंगे, एक एक पर लेक्चर देंगे, तो वो 5-6 वीडियोज़ होंगे सिर्फ नाउन पर, फिर उसके बाद प्रनाउन पर, एडजेक्टिव पर। उसके बाद मैंने ये कहा था कि पहले हम लोग एक तरफ से डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आते हैं वर्ब के बारे में जानते हैं। बच्चों याद रखना, ये वर्ब नहीं बोलेंगे, वर्ब क्रिया। तो आप देखना, इट इज़ द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट इट इज़ नॉट ओनली द पार्ट बट इट इज़ द हार्ट ऑफ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। दुनिया में कोई भी ज़बान है, वर्ब जो होता है उसका हार्ट के समान होता है। हार्ट जिस तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में वैसे तो सारे अंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन हार्ट, दिल का कुछ ख़ास अहमियत है, उसी तरीके से पूरे अंग्रेज़ी ग्रामर में वर्ब का एक ख़ास मुकाम है। और अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड वर्ब, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द हायर चैप्टर्स रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। अब देखो, ये दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस तुम बताओ जिसमें वर्ब नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। देयर इज नो सेंटेंस इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो वर्ब। कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है अगर वर्ब ना हो तो इसीलिए बच्चों इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको समझोगे कायदे से कि सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर इसके इम्पोर्टेंस पर बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि ये वर्ब है, अगर कोई इसको बहुत सारी डिफिनेशन बहुत सारी बुक्स में है, आप इस डेफिनेशन को कायदे से समझना और पूरी ज़िंदगी याद रखना। वो क्या है कि वर्ब इज अ वर्ड। मेरे साथ में लिखते जाओ सारे बच्चे कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। याद रखना बच्चे कि वर्ब इज अ वर्ड, ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा हिस्सा है, यानी वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन,
यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है कि दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन को बताता है, ना सिर्फ एक्शन को बताता है बल्कि स्टेट को भी बताता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे बोलेंगे कि सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। फिर देखेंगे आई एम 20 years ओल्ड। अब गौर से देखना बच्चे, यहाँ मैंने ये स्टेट है, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट का मतलब यहाँ पे है अवस्था को बताता है। जैसे एक इंसान 3 स्टेट से गुजरते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये स्टेट है, अवस्था है। तो अब देखना ये क्या कह रहा है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन को बताता है या फिर स्टेट को बताता है। एक्शन क्या होता है इसको समझना कि बच्चे हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक्शन है, और कोई भी काम चूँकि करते हैं और करना लफ्ज़ जो है वो वर्ब है। तो वर्ब है क्या, इसको सिंपली आप समझें कि एक ऐसा शब्द है जिससे ये पता चलता है कि किसी काम का होना या करना या वजूद में आना। चूँकि ये अंग्रेज़ी में डेफिनेशन है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को बताता है या स्टेट को बताता है। ये डेफिनेशन को याद रखना बच्चों। अब देखो यहाँ पर अगर हिंदी विद द हेल्प, बिकॉज वी ऑल आर हिंदुस्तानी, दैट इज़ वाई आई थिंक विद द हेल्प ऑफ हिंदी यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल। अब मैं हिंदी में 2 बात बताता हूँ, इसको समझना, और ये फिर इसको समझने में बहुत ही कन्वीनियंस महसूस करोगे कि 2 कंडीशन है कोई वर्ब होने में। पहला कंडीशन ये है, सबसे पहले एक बात को समझो कि वर्ब जो है, तो याद रखना कि हिंदी और उर्दू ज़बान में जितने भी लफ्ज़ हैं, हिंदी और उर्दू ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, वर्ड है जिसके आखिर में ना आता है, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, जिसके आखिर में ना आए। और दूसरा कंडीशन ये है कि चेंज इन फॉर्म, और जिसके रूप में, शक्ल में परिवर्तन हो। तो समझना इसको, जैसे हम बोले कि सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, अब यहाँ पर बोल रहे हैं आई एम 20 years ओल्ड। ये दोनों को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इसको समझना कि कोई भी हिंदी और उर्दू में कोई भी लफ्ज़ जिसका आखिर में ना आए, जैसे खाना, पीना, सोना, लड़ना, मरना, झगड़ना, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, नफ़रत करना, मोहब्बत करना, तो कोई भी लफ्ज़, जैसे कोई एक लफ्ज़ ले लेते हैं पढ़ाना, एक पढ़ाना, और इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं टीच। तो ये लफ्ज़ जो पढ़ाना है, तो हमने क्या कहा कि कोई भी हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ जिसके आखिर में ना हो, तो पढ़ाना ना आया, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, बैठना, उठना, दौड़ना, तो कोई भी हिंदी का अल्फाज जिसके आखिर में ना आए और उसके शक्ल में परिवर्तन हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसके शक्ल, चेंज इन फॉर्म, उसके शक्ल में परिवर्तन हो। परिवर्तन मतलब तब्दीली हो, चेंज यानी उसके रूप को अलग अलग तरीके से बयां किया जाए। जैसे पढ़ना से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि पढ़ता है, ये बोल सकता हूँ कि पढ़ रहा है, ये बोल सकता हूँ कि पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है। तो अब देखो कितना एक फॉर्म चेंजिंग हो रहा है। पढ़ाना से क्या बोल सकता हूँ मैं कि पढ़ता है, पढ़ाना से पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए था, पढ़ा होगा। तो देखो कितना ये वर्ब, ये शक्ल चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कि अगर ये है पढ़ता है, ये वर्ब है, पढ़ रहा है, ये भी वर्ब है, पढ़ चुका है, ये भी वर्ब, पढ़ना चाहिए था, वो भी वर्ब है, पढ़ना चाहिए था, इतना का इतना वर्ब है। इसलिए कि रबर को जितना भी फैलाएं तो वो रबर ही कहलाएगा ना, इसीलिए पढ़ाना तो वर्ब है। अब यहाँ पर अगर ऐसा ये शब्द को यहाँ पर हम, ये तो पढ़ाना था, ऐसा भी यहाँ हो सकता है वो पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है। अगर यहाँ पर जैसे कि ये पढ़ता है तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था पढ़ना। अब देखो यहाँ पढ़ना तो पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए था। अगर यहाँ पढ़ना देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा जी, रीड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम अगर पढ़ाना दें तो टीच। अगर यहाँ पर पढ़ाना देंगे तो आप अपना दिमाग अप्लाई करो कि यहाँ पर अगर पढ़ाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है, पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाया होगा। तो अब देखो यहाँ पे कि हिंदी और उर्दू का कोई भी अल्फाज जिसके आखिर में ना हो, जैसे पढ़ाना, एक कंडीशन को पूरा किया। दूसरा कंडीशन ये कि उसके शक्ल में तब्दीली हो, यानी शक्ल में परिवर्तन हो, तो वो वर्ब कहलाएगा।
एक डेफिनेशन यानी ये एक्शन का पार्ट को बताया। तो जितना भी वर्ब होगा जिसके आखिर में ना होगा और उसके शक्ल में परिवर्तन होगा तो वो एक्शनेबल वर्ब कहलाएगा। और वर्ब चूँकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसको बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन वर्ब कुछ ऐसे वर्ब जैसे ईच, आर, एम, वज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब, तो वो बाद में बताएंगे, जिसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखें कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये एम लफ्ज़ आ करके हमारा अवस्था को बताता है कि मैं आखिर कितने साल का हूँ। तो अगर 50 साल के हो तो वो भी आपके एक अवस्था है, 80 साल के हैं तो ये भी आपके एक अवस्था है, अगर आप 10 साल के हैं वो भी अवस्था है। तो ये लफ्ज़ एम जो है ये आपके स्टेट को बताता है, राज्य नहीं बल्कि अवस्था को। तो ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताए अथवा अवस्था को बताए उसको वर्ब कहते हैं। अब फिर ये वर्ब चैप्टर पर हम लोग डिटेल से इसका स्टडी करेंगे। क्यों कि एमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एमंग ऑल द parts of speech, verb is supposed to be the most part, because it is sometimes some grammarians have said about this that it is the heart of complete sentence or complete English grammar. That is why special attention must be paid over the item that is verb. So in detail later on I will just explain to a great extent so that at that very time you could understand well. अब आते हैं हम लोग थोड़ा एडवर्ब पर। वर्ब के बाद एडवर्ब पे आते हैं। अब इस एडवर्ब को भी बच्चे कायदे से समझो, और इन बातों को इतना समझ जाते हो तो आगे जब मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा हाई लेवल का वीडियोस होगा तो आपको बहुत सहूलत होगी। लेकिन इन बातों को अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी। आप अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे मास्टर बन जाना चाहते हैं तो सारी वीडियोस को आपको बड़ी ध्यान से अटेंटिवली देखना होगा। तो फिर देखोगे वक्त गुज़रते ही आपके अंदर में कितना तब्दीलियाँ आते जाएंगी। अब देखो बच्चों एडवर्ब, वर्ब के बाद हमने देखे एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तब इसको गौर से देखेंगे हम लोग क्या होता है, आखिर ये एडवर्ब है क्या। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एन एडवर्ब, मेरे साथ में लिखते जाएं हम लोग। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड to add something in the meaning of a verb, adjective, adverb and sometimes it qualifies whole part of the sentence. अब इसको गौर से समझेंगे। एडवर्ब क्या चीज़ है कि जिस तरह से हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रनाउन को वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है, अर्थात नाउन या प्रनाउन के मेरिट या डिमेरिट को बताता है। लेकिन यहाँ पर गौर से सुनेंगे कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है एडवर्ब यूज्ड जिसका इस्तेमाल होता है टू एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कहने का गर्ज हुआ कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, जो प्रभावित करता है ना सिर्फ वर्ब को, क्योंकि हिंदी के एतबार से देखें तो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता को बताता है। विशेषता में मेरिट और डिमेरिट दोनों आता है। लेकिन अब यहाँ पर गौर से देखोगे कि अगर हिंदी में देखें तो क्रिया विशेषण यानी सिर्फ क्रिया का विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा अंग्रेज़ी में है नहीं। दरअसल क्या है कि इंग्लिश में वर्ब का भी ये क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और ख़ुद एडवर्ब होकर के एडवर्ब का भी क्वालिफाई करता है। और ये तीनों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, समटाइम्स इट क्वालिफाइज होल ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो दिया हुआ है पूरे सेंटेंस का ढांचा को यानी पूरे सेंटेंस को वो प्रभावित कर देता है। आप देखोगे कैसे, एक एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर मैं डिटेल में इसको बताऊँगा। जैसे बोलेंगे कि सी स्पीक्स फ्लुएंटली, सी स्पीक्स फ्लुएंटली। अब गौर से देखो यहाँ पर वो बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है भाई, धीरे धीरे बोलती है, ये स्लोली बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, फास्ट बोलती है।
तो ये ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं कि सी स्पीक्स फ्लुएंटली। सबसे पहले तो ये देखें कि ये वर्ब है या नहीं। स्पीक का मतलब बोलना, और अभी हमने बताया था हिंदी और उर्दू के जितने भी लफ्ज़ हैं जिसके आखिर में ना हो तो ये बोलना ना है। और दूसरा शर्त को भी पूरा कर रहा है क्या, कि बोलना से बोलता है, बोलती है, बोल रही है, बोल रही थी, बोली होगी। तो इसका शक्ल परिवर्तन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फिक्स दैट कि यस इट इज़ वर्ब, ये वर्ब है। अब देखो तो वो बोलती है तो कैसे, अगर हम बोलेंगे वो बोलती है स्लोली तो पता चल रहा है कि वो बोलती है यार लेकिन स्लोली, तो वो लफ्ज़ इसको प्रभावित। या फिर वो सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह बोलती है, तो ये फ्लुएंटली लफ्ज़ ये वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है का मतलब ये हुआ कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा है, यानी इसकी क्वालिटी को बताता है या फिर इसका मेरिट डिमेरिट को बताता है। यहाँ पर क्या है कि ये मेरिट को बताता है फ्लुएंटली। अगर बोलेंगे सी स्पीक्स स्लोली तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ वो डिमेरिट को बताता है स्लोली को, लेकिन सी स्पीक्स फ्लुएंटली मतलब यहाँ मेरिट को बताता है। मतलब वर्ब के मतलब में कुछ एक्स्ट्रा एडिंग कर देता है, चाहे वो डिमेरिट को ऐड करता हो या मेरिट को ऐड करता हो, लेकिन चूंकि ऐड कर देता है इसीलिए ये एडवर्ब है। इसीलिए हमने कहा है ये डेफिनेशन माइकल स्वान का डेफिनेशन है, द फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड, कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, समथिंग जोड़ दिया इस पर, यानी डिमेरिट या मेरिट का लेप इसमें लगा दिया, तो ये हो गया जा करके ये चूँकि ये वर्ब के मेरिट या डिमेरिट को बता रहा है और यहाँ पर से स्पीक्स फ्लुएंटली मतलब ये मेरिट को बता रहा है, तो इसीलिए ये लफ्ज़ जो है एडवर्ब हो गया। अब फिर अब देखते हैं ये तो वर्ब का किया, अब देखते हैं थोड़ा एडजेक्टिव का। जैसे मैं बोलूँगा कि सी इज वेरी लेज़ी, सी इज़ वेरी लेज़ी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने बताया था एडजेक्टिव के बारे में, कि एडजेक्टिव के बारे में बताया था क्या, कि चाहे तो वो नाउन या प्रनाउन की खूबी या खामी को बताता है। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रनाउन की खूबी या खामी को बताता है, यानी मेरिट और डिमेरिट को बताता है, तो ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि सी इज़ लेजी, और लेजी क्या है, अगर बोलें लेजी तो इसकी डिमेरिट या मेरिट का पता चल रहा है। तो मतलब हुआ कि ये शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन किसका एडजेक्टिव है भाई, तो बताए थे नाउन या प्रनाउन का। और देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रनाउन है और ये प्रनाउन की खामी को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी एक शब्द आकर के दे रहा है कि लेजी तो है लेकिन वेरी लेजी। तो अभी बताया हमने कि जो सिर्फ वर्ब की क्वालिटी को, मेरिट को या डिमेरिट को नहीं बताए, जो सिर्फ वर्ब को प्रभावित ना करे बल्कि एडजेक्टिव को भी प्रभावित करे, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए ये एडजेक्टिव है और इसको ये लफ्ज़ वेरी प्रभावित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है। तो पता ये चला कि एडवर्ब जो सिर्फ वर्ब को इन्फ्लुएंस नहीं करता है बल्कि एडजेक्टिव को भी करता है। तो हमने देख लिया किसको भाई, वर्ब को, एडजेक्टिव को। अब देखें एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। अब हम बोलेंगे कि माई सन परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल इन द एग्ज़ाम, रिमार्केबली वेल इन द एग्ज़ाम। मेरा बेटा एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छे ढंग से, और यहाँ देखना रिमार्केबली वेल, यानी मेरा बेटा माई सन परफॉर्म्ड, जो उनका परफॉर्म रहा एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा रहा, यानी वेल। तो अब यहाँ पर देखो कि माई सन परफॉर्म्ड, मेरा बेटा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा या बहुत अच्छा किया, तो परफॉर्म्ड किया, लेकिन कैसा किया, तो वेल, बहुत अच्छा किया। मतलब ये वेल जो है एक यहाँ पे एडवर्ब है, यानी परफॉर्म किया कैसा, तो वेल, तो डायरेक्ट ये प्रभावित कर रहा है परफॉर्म लफ्ज़ को, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो अब गौर से देखना कि माई सन परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल, तो अगर इसको जब तक छोड़ दें ये लफ्ज़ को हम रिमार्केबली, तो माई सन परफॉर्म्ड वेल, तो मेरा बेटा का जो परफॉर्मेंस रहा या जो परफॉर्मेंस किया तो वो क्या किया, वेल। तो अब देखो कि ये लफ्ज़ वेल जो है ये डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है परफॉर्म लफ्ज़ को, यानी वर्ब को कर रहा है। तो अब यहाँ पर पता ये चला कि वेल, तो मतलब ये वर्ब का मेरिट को बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, यानी इस लफ्ज़ को क्वालिफाई कर रहा है कि परफॉर्म्ड वेल, तो ये एडवर्ब है। लेकिन अब थोड़ा सा गौर से देखें कि परफॉर्म किया कैसा, तो वेल, सिर्फ वेल नहीं, रिमार्केबली वेल, यानी विशिष्ट ढंग से, अच्छा से तो क्या, लेकिन कैसे अच्छा से, तो रिमार्केबली वेल या ब्रिलियंटली वेल। तो ये लफ्ज़ जो है रिमार्केबली
खुद एडवर्ब का को क्वालिफाई कर रहा है और बड़ी ताकत से कर रहा है और बड़ी इम्फेटिकली कर रहा है कि रिमार्केबली वेल, तो ये भी एडवर्ब है। तो पता ये चला कि एक एडवर्ब सिर्फ वर्ब की को क्वालिफाई नहीं करता, सिर्फ एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि वो खुद एडवर्ब होकर के एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो इसको ध्यान से रखें। एक बार एक एग्जामिनेशन था, उस एग्जामिनेशन में शायद बिहार का ही कोई एग्जामिनेशन था, उसमें ये पूछा था कि एक ऐसा सेंटेंस बताएं, एक आप लोग भी इसको याद रखोगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि दैट यू मस्ट बियर दिस सेंटेंस इन योर माइंड, दैट इज व्हाट इफ एनीबडी विल आस्क यू क्वेश्चन कि गिव अ सेंटेंस वेयर एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब, तो क्या आप बताएंगे? इस तरह का सेंटेंस बता देना है कि जब खुद एक एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो आप ये सेंटेंस बताओगे कि माई सन परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल इन द एग्जामिनेशन, बट इफ यू हैव कैपेसिटी टू फ्रेम मेनी सेंटेंसेस, तो देयर विल बी सो मेनी सेंटेंसेस। माई मदर परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली वेल इन स्टडीज़। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड वेयर एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब। ओके बच्चों, तो इसको अभी हम इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप पाउच करके लिख लो सारे बच्चे। लेकिन एक बार और रह गया ना, मैंने ये कहा है कि क्वालिफाइज होल ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कभी कभी पूरे सेंटेंसेस को भी वो क्वालिफाई करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। जैसे मैं बोलूँगा कि फॉर्चुनेटली द गर्ल वॉज सेव्ड, द गर्ल वॉज। अच्छा एक बात और बच्चों, इसको वाज कभी मत, प्रोनाउंसिएशन इसका वाज मत करना, या फिर ये वेयर जो रहा, ये इसको वेयर बोलते हैं लोग, इसको वेयर नहीं करना, इसको वाज नहीं करना, इसको बोलना है वज और इसको बोलना है वर, ना कि वेयर और वाज। ये नहीं बोलना है वज और वर। तो आप धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन को भी अपना करेक्ट करते जाए। तो आप देखो यहाँ पर कि फॉर्चुनेटली द गर्ल वॉज सेव्ड, मतलब क्या हुआ जी? किस्मत से फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, द गर्ल वॉज सेव्ड यानी लड़की को बचा लिया गया। तो आप देखो तो ये पूरा एक सेंटेंस का पार्ट है कि द गर्ल वॉज सेव्ड, लड़की को बचा लिया गया। ये पूरे सेंटेंस जो है, गर्ल वॉज सेव्ड, लड़की को बचा लिया गया, किस तरीके से? तो फॉर्चुनेटली। तो ये लफ्ज़ जो है ये पूरे सेंटेंस को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। चूँकि ये पूरे सेंटेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस के पार्ट को ये प्रभावित कर रहा है, और चूँकि कर रहा है इसीलिए ये एडवर्ब है। और कभी कभी यूँ बोलेंगे कि अच्छा एक सेंटेंस और लिखें कि अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से, यहाँ पर हुआ किस्मत से, यहाँ पर हुआ बदकिस्मती से। तो अनफॉर्चुनेटली द वूमन वॉज नॉट सेव्ड, कोई औरत कहीं पर फंसी हुई थी और हज़ार कोशिशों के बावजूद इसको नहीं बचा जा सका या नहीं बचाया गया। तो बोलेंगे क्या कि अनफॉर्चुनेटली द वूमन वॉज नॉट सेव्ड, औरत को नहीं बचाया गया या फिर नहीं बचा सका। तो द वूमन वॉज नॉट सेव्ड, औरत को नहीं बचाया गया। कैसे भाई? तो कोशिश करने के बावजूद नहीं किया गया, तो बोलेंगे क्या? अनफॉर्चुनेटली। अब ये देखो अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सेंटेंस के पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है या फिर प्रभावित कर रहा है। चूँकि सेंटेंस के होल पार्ट को प्रभावित कर रहा है इसीलिए ये क्या है? एडवर्ब है। अब देखो आगे चल के अगर तुम लोग जब सारे बच्चे स्पेशली सारे स्टूडेंट जब तुम लोग लंबा सेंटेंस लिखोगे या फिर आगे चल के राइटर बनोगे तो इस तरह का सेंटेंस, और एडवर्ब एक ऐसा चीज़ है कि अगर एडवर्ब का सही इस्तेमाल आपको नहीं आता है तो आप कहना कुछ और चाहते हैं, मतलब और हो जाएगा। इसीलिए राइट यूसेज of adverb is very essential in any part of the sentences. You are writing an application or letter, or you are writing any novel. So if you don't have good command over adverb chapter, that means what? कि something is to be intended by you, but the meaning is going to be something. That is why I personally request each and every student, or my video must be watched or must be being watched by different type of teachers, or maybe from मैंने शुरू में बताया था कि from the student of 10th class up to the student of PhD level, whether maybe teachers, whether maybe academicians, each and every videos would be equally beneficial to all personalities watching my videos. That is why
गुड कमांड और गुड मास्टरी और राइट एप्लीकेशन और राइट यूसेज ऑफ एडवर्ब इज वेरी वेरी एसेंशियल इन योर लाइफ if you want to develop your mastery over the language, especially over the English language. That is why once again I personally request you all the student must develop the good command of mastery over adverb chapter. It will take in detail study, it will take 10 days, then only I could be able to just explain the whole chapter in detail. Or any examination from bank clerk up to UPSC level examination or different competitive examination where English is being asked related to this very chapter, adverb 5 to 6 questions will be asked. That is why each and every portion or each and every application and usage of adverb I would in detail explain to all the students. That is why later on I will just highlight, then you must be benefited from it. Now next, अब देखो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे वर्ब को समझ गए, एडवर्ब को समझ गए, थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। और बच्चे ध्यान देना प्रीपोजिशन के बारे में, आप लोग सारे बच्चे लिख लेना इन सारे सेंटेंस और रिवीजन करना बार बार। और फिर कोई ग्रामर पढ़ने के आप खुद ग्रामरियन बन जाओगे। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, दैट मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। देयर इज नो नेसेसिटी जस्ट टेकिंग द सपोर्ट इन एनी ग्रामर बुक। आई वांट टू मेक यू ग्रामरियन, ओके। If you just very attentively listen all the point, so then automatically you will be a very fantastic or brilliant student related to English language and literature. Nobody can defeat you. तो अब यहाँ पर देखोगे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देना कि प्रीपोजिशन क्या चीज़ है। अब देखो ये वर्ड जो बना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, देखो नाम से ही एक तुम समझ सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थान और प्री मतलब पहले। तो वर्ड के एतबार से अगर इटिमोलॉजिकली अगर देखें तो प्री जो पोजीशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मतलब स्थान, तो प्री पोजीशन, पहले जो पकड़े पोजीशन, पहले जो पकड़े पोजीशन कहते उसे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मेरे साथ में लिखते जाएं आप लोग, प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन इज अ वर्ड generally placed before a noun or pronoun to show its relation to other parts of a सेंटेंस। पहले इसको का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ, गौर से समझ लेना ये प्रीपोजिशन को। जैसे बोलेंगे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। फिर एक सेंटेंस बोलेंगे आई एम राइटिंग विथ अ पेन। फिर मैं बोलूँगा माई मदर लिव्स इन दिल्ली। आप गौर से समझना इस डेफिनेशन को सारे बच्चे। इसको देखना गौर से बच्चे, क्या कहा गया है इसको अच्छे से समझना। और प्रीपोजिशन एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है। एक ग्रामरियन है माइकल स्वान, आप देख सकते हैं इसको, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज एक किताब है, इन्होंने लिखा है माइकल स्वान द बेस्ट ग्रामरियन इन द वर्ल्ड अप टू नाउ, वेल इस्टेब्लिश्ड ग्रामरियन। तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रामर की किताब लिख दिया, 50 साल तक मैंने डिफरेंट फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में मैंने टीचिंग किया।
लेकिन अभी तक मुझे भी प्रीपोजिशन में अच्छे से पकड़ नहीं हो सका। तो पता ये चला आप या सो कॉल्ड टीचर ऑफ इंग्लिश जो चैलेंज करते हैं मैं प्रीपोजिशन ऐसे पढ़ा दूंगा कि फिर ऐसा है नहीं दरअसल, ठीक है। प्रीपोजिशन में खुद एक ब्रिटिश ग्रामेरियन है, ये कह रहे हैं कि आई टाउट different universities of the world continuously 40 years but up to now I couldn't develop the complete command or mastery over preposition। तो फिर हम लोग क्या है, तो लेकिन इतना है कि हम प्रीपोजिशन इतना एक टीचर को बोलना चाहिए, इतना प्रीपोजिशन पढ़ा दूंगा तुझे, फिर कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुमको दिक्कत और दुश्वारियाँ नहीं होंगी। लेकिन प्रीपोजिशन पर डेवलप अपना फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हैं और पूरी डिक्शनरी को अगर एक तरफ से अगर देख लेते हैं सारे वर्ड का कहाँ पर क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप सारी बातों को समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो एक बुनियादी बातें हैं और एक इतनी आनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा प्रीपोजिशन चैप्टर को जब अलग से मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, 5, 6, 7, 8, 10 वीडियोज़ हो सकते हैं, तो फिर आपको इतना कर देंगे कि एनी एग्जामिनेशन में कोई भी एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो ज़रा बराबर दुश्वारी नहीं होगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो अब इसको देखें यहाँ पर क्या है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो आम तौर पर, लेकिन कि कभी एक सेंटेंस में और दे रहा हूँ यहाँ पर बात देखना कि विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन। तो अब यहाँ पर देखना गौर से, इसको लास्ट वाले सेंटेंस को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इसको समझना कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो उमूमन आम तौर पर प्लेस्ड, जिसको रखा जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? टू शो इट्स रिलेशन, और अपना संबंध बताता, इसलिए रखा जाता है वो अपना संबंध सेंटेंस के अदर पार्ट्स से बताता है, सेंटेंस के अदर हिस्से से, इस सेंटेंस के अदर हिस्से से इस प्रीपोजिशन का क्या ताल्लुक है इस बात को बताता है, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात को ये याद रखना है कि ये जनरली, ये क्या कहा, मेनली नहीं कहा मैंने, जनरली ये यानी आमतौर पर इसको नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है अपने संबंध को बताने के लिए सेंटेंस के अलग भाग से। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो आप देखो ये प्रोनाउन है, ठीक है ना जी, प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कहा कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर जो है ना मेरा है। तो अब यहाँ पर देखो ये प्रोनाउन है, तो हमने क्या कहा कि प्रोनाउन या नाउन से पहले, तो अब देखो यहाँ पर ये प्रोनाउन से पहले आया। अब इसका रिश्ता क्या दिखा रहा है कि ये संबंध क्या दिखा रहा है कि दिस हाउस, ये जो घर है ना, बिलोंग्स टू मी, ये अब देखो यहाँ पर ये मेरा घर है, तो मतलब इस पर ये संबंध दिखा रहा है कि ये मी, जो ये मी है जिसका सब्जेक्टिव केस आई है, मतलब वो आई इस घर का क्या है, मालिक है। तो मतलब एक संबंध को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू लफ्ज जो है ये आई से पहले, यानी ये मी जो है, ये मी क्या है भाई, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले ये आ करके इस घर का ताल्लुक इस बंदा से बता रहा है। और ये बताने में जो काम कर रहा है, कौन काम बता रहा है, तो ये लफ्ज़ बता रहा है कि टू, तो इसीलिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से आई एम राइटिंग विथ अ पेन, मैं लिख रहा हूँ, देखो ये सबसे पहले आई एम राइटिंग विथ अ पेन, तो ये पेन एक नाउन शब्द है, लेकिन जो ही बोलेंगे कि आई एम, मान लो कि ये तो मार्कर है, अगर ये पेन है तो मैं बोलूँगा आई एम राइटिंग विथ अ पेन। तो अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पेन का और मेरे हैंड का एक रिलेशन है कि मेरे से ये टचिंग में है, बिल्कुल टचिंग में है। तो इसीलिए ये भी मतलब क्या कहते हैं, एक किसी न किसी तरह से एक संबंध को बताता है कि मैं लाठी से नहीं बल्कि इस पेन से लिख रहा हूँ। तो नाउन, ऊपर में नाउन था, यहाँ पर नाउन आया, यहाँ पर ये नाउन है, और नाउन से पहले ये शब्द आकर के ये संबंध को बताता है, इसीलिए ये भी विद भी क्या है, प्रीपोजिशन है। माई मदर लिव्स इन दिल्ली, तो अब यहाँ पर देखो कि माई मदर लिव्स, रहती है दिल्ली में, तो अब ये पता चला कि ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और नाउन से पहले ये इन शब्द आ गया, और ये शब्द इस बात को बताता है कि माई मदर, मेरी मम्मी जो रहती है वो दिल्ली में, ना कि लंदन में। तो पता चला कि मेरी मम्मी का एक लगाव वहाँ से, अभी जब अगर वहाँ पर रहती हैं तो दिल्ली शहर से उसका एक संबंध है कि वो वहाँ पर रहती है, ना कि लंदन में रहती हैं। तो ये इन शब्द भी प्रीपोजिशन है।
अब देखो मैंने क्या कहा बच्चों, इसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरली प्लेस्ड यानी आमतौर पर इसको रखा जाता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। अगर यहाँ पर आमतौर पर है तो इसका मतलब हुआ कि ख़ास भी उसका कोई एक इस्तेमाल है। तो याद रखना बच्चे, अभी मॉडर्न यूसेज में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन को कभी कभी लास्ट में रखते हैं, वो स्टैंडर्ड यूज के लिए। जैसे पहले बोलते थे हम लोग क्या, इन विच क्लास डू यू रीड इन, लेकिन अब वो सेंटेंस को गलत माना जाता है। अगर किसी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में ये अगर देगा तो आप कॉमन एरर चुन लेना उसको, ये गलत। तो अब डायरेक्ट आएगा कि विच क्लास डू यू रीड इन। तो देखो यहाँ पर इन का इस्तेमाल आखिर में हो गया है, और ये जितने भी फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड है और स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक है, इस चीज़ को वो करेक्ट मानता है, और इन विच क्लास को वो करेक्ट मानेगा, इन विच क्लास इनकरेक्ट मानेगा कि इन विच क्लास डू यू रीड इन। तो इन विच क्लास डू यू रीड इन में देखो कि प्रीपोजिशन आखिर में है, लेकिन ये भी तो प्रीपोजिशन है। तो पता चला कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं बल्कि सेंटेंस के आखिर में भी होता है। तो अब इसको हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे, प्रीपोजिशन चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें। तो इन इंडिया में जितना बताऊंगा तो यू विल नॉट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी रिलेटेड टू दिस वेरी चैप्टर प्रीपोजिशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ओनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स फियर फ्रॉम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को खौफ लगा हुआ रहता है, डर लगा हुआ रहता है, आपकी डर सारी खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद थोड़ा कंजक्शन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अगला हम लोग फिर देखते हैं कि अगला वीडियोज़ में क्या पढ़ाएंगे हम लोग। तो थोड़ा देख लेते हैं कंजक्शन, और ये क्या है इसको गौर से देखेंगे कि कंजक्शन क्या है। अब थोड़ा सा देख लेना, इसका एक लाइन में डेफिनेशन है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, और लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है अंग्रेज़ी ग्रामर में, तो फिर उसको बाद में बताऊंगा। देखना, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, सिर्फ इतना इस्तेमाल रखना कि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। याद रखना बच्चों, जो सिंपल याद रखना कि कंजक्शन क्या है, जो ज्वाइन करने का काम करता है। ज्वाइन मतलब सेंटेंस को या शब्द को जोड़ता है, उसी को कंजक्शन कहते हैं। तो सिर्फ सिंपल इसका एग्जांपल देख लेना, जैसे बोलेंगे राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। तो राम और श्याम विद्यार्थी हैं। तो अब देखो इसका ये मतलब हुआ कि राम इज ए स्टूडेंट और श्याम इज ए स्टूडेंट। तो दो बात है, तो इतना हम क्यों लिखे दो लाइन में, ज़्यादा कलम भी, इंक भी खर्च, पेज भी, वक्त भी। तो राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, तो मतलब हुआ कि राम भी एक विद्यार्थी है और श्याम भी विद्यार्थी है। तो दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया और जोड़ने का काम एंड किया, इसीलिए ये कंजक्शन है। अब फिर बोलेंगे कि इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। तो आई विल हेल्प यू, मैं तुमको मदद करूँगा, अगर तुम आते हो मेरे पास तो मैं मदद करूँगा। तो यहाँ लफ्ज़ देखो कि इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, अगर मेरे पास तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये लफ्ज़ इफ़ जो है और यहाँ पर एंड जो है, ये दोनों लफ्ज़, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दोनों लफ्ज़ कंजक्शन है। उसी तरह से आई लाइक यू बिकॉज यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलते हो। एक सेंटेंस है आई लाइक यू, दो सेंटेंस है। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ। यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलते हो। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्यों कि बिकॉज यू स्पीक द ट्रूथ। तो आप देखो बच्चे, मैं पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सच बोलते हो। तो ये भी एक अपने आप में सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को ये लफ्ज़ जा करके जोड़ा, इसीलिए कंजक्शन है। और यहाँ पर भी मतलब दो सेंटेंस को जोड़ा है, ये इफ़, ये भी कंजक्शन है। और यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो ये भी क्या कहते हैं, कंजक्शन है। तो ये और भी कंजक्शन बहुत सारे हैं, मैं जब कंजक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर डिटेल से बताऊँगा। अब एक लास्ट है, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो बनाएंगे। तो अगला वीडियोज़ में क्या क्या होगा उन बातों को आप लोगों को बता देंगे। और सारे बच्चे इसको लिख लेना पाउच करके। और अगर तुमने ऑनेस्टली, ईमानदारी से इन सारी बातों को समझ गया तो तुमको अंग्रेज़ी ग्रामर में दिक्कत नहीं होगी। तो अब थोड़ा एक इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, रखना कि याद रखना कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू show sudden feelings of
हार्ट एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड यानी दिलो दिमाग को अचानक ऐसा शब्द जो झंझोर के रख दे, यानी सडन फीलिंग, सडन मतलब अचानक, जैसे एक चूटी काट ले क्या बोलेंगे, उफ क्या हुआ। अगर कोई तुम्हारा नियर एंड डियर मर जाता है क्या बोलेंगे, उफ सी हैज़ डाइट या ही हैज़ डाइट। तो ये सडन फीलिंग ये दिखाता है शो क्या, सडन फीलिंग यानी अचानक तुम्हारे जज्बात को कोई ऐसा लफ्ज जो झंझोर दे, ऐसे लफ्ज को मतलब क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इसीलिए कहा इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है यूज्ड जो बताता है टू शो, यूज्ड टू शो, जिसका इस्तेमाल होता है बताने के लिए क्या, तो सडन फीलिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड, दिलो दिमाग के अचानक जो संवेदना होता है, जो अचानक भावनाएं हैं, इसको भड़काने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे बोलेंगे तुम्हारा कोई अपना मर गया है तो क्या बोलोगे, ओह सी हैज़ डाइट, सी हैज़ डाइट, ओह वो मर गया। अब इंडिया मैच जीतता है, अचानक खुशी से बोलते हैं क्या कि हुर्रे इंडिया हैज़ ऑन दी मैच, ऑन दी मैच। तो अब देखो यहाँ पर कि उफ सी हैज़, तो ये लफ्ज़ उफ ये हुर्रा है या उफ है, बहुत सारे लफ्ज़ हैं। तो ये इसको तो और मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं एक तरफ से डेफिनेशन दे दिया हूँ ताकि आपको डेफिनेशन याद रहे। डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डेफिनेशन आपको याद रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कि आखिर इस चैप्टर में क्या हो सकता है, इसमें मैं क्या स्टडी करूँगा। तो बच्चों देखो, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सबको डिफाइन कर दिया है संक्षिप्त में। आप इसको अच्छे से याद रखना, इतना अगर याद कर लेते हो तो देयर इज नो नेसेसिटी जस्ट कंटेक्टिंग एनी ग्रामर और contacting any other teacher, only whatever I am just providing you very attentively or honestly. If you are listening to the point, you will be more than a teacher. तो that is why dear student, once again I would like to say कि आप सारे बच्चों का, खास करके मैंने जितने भी बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में और नंबर में लोगों के साथ में सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है और लाइक किया है, चूँकि और कमेंट इतना ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखा है, तो अंदर से मुझे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ी खुश होते हैं। तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ में, ज़्यादा मजबूती के साथ दूसरा वीडियोस को मैं तैयार करता हूं। और आप लोग सिर्फ मतलब और इस तरह से, क्योंकि आप लोग ने इतना किया है मेरे लिए, इसीलिए वेरी थैंक फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई रिक्वेस्ट यू दैट कि यू मस्ट कीप अप जस्ट वाचिंग ऑल द वीडियोस, एज यू ऑल आर फेमिलियर दैट कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल। इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज ए वीडियो फोर्थ, आज का वीडियो जो है ये फोर्थ वीडियो। अब आप लोगों का फिफ्थ वीडियो नेक्स्ट, यानी फिफ्थ वीडियोज़ जो होगा, फिफ्थ वीडियोज़ तो ये होगा रिलेटेड टू, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड को देखा है, फिर वर्ड जब मिलते हैं आपस में तो ये सेंटेंस बनता है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस आखिर क्या है, सेंटेंस का एप्लीकेशन क्या है, एक अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंस में कितना कमांड होना चाहिए, कुछ भी अंग्रेजी में स्कॉलर बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन नेवर बी अ टैलेंटेड स्टूडेंट और टैलेंटेड टीचर। दैट इज वाई इन फिफ्थ वीडियोस related to tense I will highlight to a great extent. So I request you each and every student keep on watching. Thank you very much.